गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया और हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, अनुवांशिकी पढ़ रहे हैं। अनुवांशिकी में हम मेंडेलियन विकार पढ़ रहे थे। मेंडेलियन विकार में हमने 4 से 5 विकार पढ़ चुके थे। आज एक और विकार है जिसे हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम गुणसूत्रीय विकारों को पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं मेंडेलियन विकार में एक विकार और बचा है जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस का मतलब क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब होता है जो इरिथ्रोसाइट में होने वाले जो विकार होते हैं उसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। पिटिलिस का मतलब होता है जो फीटस में होते हैं। फीटस का मतलब ये होता है जो बच्चा गर्भ के अंदर होता है उसके अंदर अगर कोई विकार होता है तो उसे हम पिटिलिस बोलते हैं। क्योंकि इस विकार की सबसे पहले जो खोज थी वो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर जो थे उन्होंने सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने RH फैक्टर की खोज करी थी। RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो सभी में प्रेजेंट होता है। जिसमें प्रेजेंट होता है उन्हें RH पॉजिटिव पर्सन बोला जाता है और जिसमें ये एब्सेंट होता है उन्हें RH नेगेटिव बोला जाता है। स्मॉल आता है RH पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है हमारे ब्लड पर। आप सभी को पता है कि हमारे अंदर जो रक्त समूह होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें रक्त समूह A, रक्त समूह B, रक्त समूह AB और रक्त समूह O होता है। पर एक फैक्टर और होता है जिसे हम बोलते हैं RH फैक्टर। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो डिपेंड करता है असंगत जीन के कारण होने वाले विकार पर। मतलब कि ये जो है किस पर निर्भर करता है? असंगत विकार पर, असंगत जीन के कारण। तो जनरली अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो इसकी खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने वीनस मंकीज पे की थी, या सॉरी रेसस मंकियों पे की थी। रेसस मंकी मतलब कि जो सामान्यतः हमारे आसपास मिलने वाली जो मंकी या बंदरों की जो स्पीशीज है उसी को बोला जाता है। तो अगर देखा जाए तो एक एंटीजन की, इस एंटीजन की कोई प्राकृतिक एंटीबॉडीज नहीं होती है, परंतु RH एंटीजन युक्त रुधिर RH एंटीजन रहित रुधिर के संपर्क में आता है तो RH एंटीजन रहित रुधिर में RH एंटीबॉडीज बन जाती है। लगभग 85% जो मनुष्य होते हैं उसमें RH एंटीजन पाया जाता है। जिन मनुष्य की लाल रुधिराणु में RH पॉजिटिव एंटीजन पाया जाता है उन्हें RH नेगेटिव तथा जिसके लाल रुधिर अणु में यह एंटीजन नहीं पाया जाता है उसे RH नेगेटिव कहते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो RH जो होता है वो एक फैक्टर होता है जो एंटीजन बनाता है। तो अगर RH एंटीजन रहित मतलब जिन व्यक्तियों में RH एंटीजन नहीं होता है तो उन्हें रहित व्यक्ति बोला जाता है, और उनमें एंटीबॉडीज बन जाती है, मतलब कि उनमें एंटीबॉडीज पाई जाती है। परंतु जिनमें ये नहीं पाया जाता है तो उनमें एंटीबॉडीज नहीं बनती है। तो जनरली अगर देखा जाए तो RH पॉजिटिव मतलब RH फैक्टर जो होता है उसका निर्माण भी एक एंटीजन पर ही या ऐसा कहें कि वो भी किस पर निर्भर करता है? जीन्स पर। क्योंकि अभी हम जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, जीन्स के कारण होने वाले रोग। क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होते हैं, जीन्स द्वारा होने वाले रोगों की ही बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो अगर हम ये इसका एक रीज़न होता है कि अगर RH पॉजिटिव पिता है और RH नेगेटिव अगर माता है तो उनसे उत्पन्न जो शिशु होगा वो RH पॉजिटिव ही होगा। तो परिवर्तन काल में भ्रूण से रुधिर अपरा के माध्यम से माता के रुधिर में पहुंच जाता है, जिसके कारण RH एंटीजन भी माता में पहुंच जाते हैं। जो RH माइनस माता के रुधिर में RH एंटीबॉडीज के संश्लेषण को उत्परिवर्तित करते हैं या उत्प्रेरित करते हैं। ये एंटीबॉडीज माता के रुधिर में RH माइनस एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण कोई हानि नहीं पहुंचाती, परंतु RH एंटीबॉडीज माता के रुधिर के साथ भ्रूण के शरीर में अगर पहुंचती है तो भ्रूण के लाल रुधिराणु का रुधिरलयन होने के कारण भ्रूण की माता के गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाती है। तो इसका मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे RH पॉजिटिव पिता है और RH नेगेटिव जो है वो माता है, तो दोनों में क्या अंतर आता है? दोनों में ये अंतर आता है कि पॉजिटिव मतलब जीन्स जो है वो कहाँ स्थानांतरित हो रही है यहाँ, तो जो चाइल्ड भी होगा वो क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि माता के गर्भ में अगर या माता के बारे में अगर हम बात करें तो माता में ये एंटीबॉडीज नहीं है, पर जो चाइल्ड है उसमें ये एंटीबॉडीज होती है। तो अगर चाइल्ड की एंटीबॉडीज जो होती है वो माता के एंटीबॉडीज से मिलती है, क्योंकि माता में तो वो एंटीबॉडीज है कि अगर उसके रक्त के साथ अगर मिलती है तो जो
जो बच्चा होता है उसके रक्त कोशिकाएं जो होती है, रुधिराणु जो होती है वो टूट जाती है, जिसके कारण रक्त जो होता है वो नहीं बन पाता है बच्चे में। तो उसके कारण क्या होता है, जो बच्चा होता है वो गर्भाशय के अंदर ही मृत हो जाता है, ये मृत्यु उसकी हो जाती है। तो ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आरएच फैक्टर पर। आरएच फैक्टर जो होते हैं वो एंटीबॉडी निर्माण में सहायक होते हैं, जिनमें ये उपस्थित होकर उनको आरएच पॉजिटिव बोला जाता है, जिनमें नहीं पाए जाते हैं उनको आरएच नेगेटिव बोला जाता है। तो जो कि जीन्स का स्थानांतरण होता है, अगर पिता आरएच पॉजिटिव है और माता आरएच नेगेटिव है और दोनों का विवाह होता है, तो बच्चा जो होता है उसमें जीन्स किसके जाएंगे, पिता के जाते हैं। फर्स्ट चाइल्ड जो होते हैं उसमें जीन्स सबसे ज्यादा पिता के ही जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण जो होता है चाइल्ड में तो आरएच पॉजिटिव होता है पर माता क्या है, आरएच नेगेटिव है। तो जिसके कारण क्या होता है, चाइल्ड की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसकी रुधिराणु जो होते हैं उनका एक तरह से वो टूट जाती है, जो रुधिराणु होते हैं वो टूट जाते हैं, बस एक तरह से उसकी जो आउटर वॉल होती है या बाहरी जो वॉल होती है वो टूट जाएगी। तो उसके कारण जो होता है कि बच्चा जीवित नहीं रह पाता। तो ये था एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस, इस विकार को बोला जाता है जिसके कारण बच्चे की मृत्यु होती है, इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस बोलते हैं। अब पढ़ेंगे हम गुणसूत्रीय विकार। तो गुणसूत्रीय विकार क्या होते हैं, जनरली अगर देखा जाए तो गुणसूत्रीय विकारों का एक तो पहली चीज तो ये कि ये जो विकार है वो किसमें हो रहा है, गुणसूत्र में। अब हम जीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। तो गुणसूत्रीय जो विकार होते हैं उसके कारण भी क्या होते हैं, बच्चों में बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं। अगर पेरेंट्स में अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट है तो वो भी डिफेक्ट ट्रांसफर हो सकता है गुणसूत्र के माध्यम से, या फिर बच्चों में ही कोई डिफेक्ट जब उनका निर्माण होता है या जब उनका विकास होता है या फिर जब वो बच्चे बनते हैं, उनका परिवर्तन जब चलता रहता है, तो उस समय में क्या होता है, अगर गुणसूत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो फिर बच्चा क्या होगा, उसमें वो विकार उत्पन्न होगा। और वो कुछ भी कारण उसमें स्पष्ट नहीं होते, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स दिख सकते हैं जिसके कारण कि आप कह सकते हैं कि हाँ ये बच्चे में विकार है। तो गुणसूत्रीय विकार भी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र में आपको पता है कि ऑटोसोम होते हैं और लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ऑटोसोमल गुणसूत्र में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है या उसमें अगर वो विकार है तो उसे ऑटोसोमल बोला जाएगा। लिंग गुणसूत्र में अगर डिफेक्ट है तो लिंग गुणसूत्र में डिफेक्ट के कारण भी हो सकते हैं, और गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण भी हो सकते हैं। गुणसूत्र की संरचना आपको पता है कैसी होती है, अगर उसका कोई भाग टूट गया या कोई डैमेज हो गया तो उसके कारण भी बच्चों में विकार उत्पन्न होते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है तो ये मैं बता देती हूँ। अगर हम अपनी बात करें तो अपने अंदर जो होते हैं 22 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, जो कि हमारी दैहिक कोशिकाओं के निर्माण में या दैहिक शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसके कारण अगर इसमें कोई डिफेक्ट हुआ, मतलब कि ऑटोसोमल गुणसूत्र मतलब कि 22 पेयर जो गुणसूत्र है, अगर इसमें कोई परिवर्तन हुआ तो ये विकार उत्पन्न होते हैं। जिसमें से फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि कभी कभी कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसके कारण की गुणसूत्र की संख्या जो होती है उसमें भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। हमको पता है कि 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, तो उसकी जगह क्या होता है, जो 22 पेयर गुणसूत्र होते हैं उसमें एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, तो टोटल कितने हो जाते हैं 47। अब आप देखिए नॉर्मली गुणसूत्र की संख्या कितनी होना चाहिए, 46 होना चाहिए, पर यहाँ गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण कि ऐसे जो बच्चे होते हैं जनरली वो मेंटली रिटार्डेड ही होते हैं। मेंटली रिटार्डेड मतलब कि पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होते हैं। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये कहाँ पर होता है, ये परिवर्तन कहाँ पर होता है, तो जोड़ियां होती है गुणसूत्र की। हमको पता है कि 22 जोड़ी गुणसूत्र है और एक जोड़ी जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो 21वां नंबर का जो गुणसूत्र का जोड़ा होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 21वें नंबर का जो जोड़ा होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों की तुलना में अलग दिखते हैं। सिर बड़ा होता है, लार टपकती रहती है, होठ मोटे होते हैं, कर्ली हेयर्स भी हो सकते हैं, स्किन कलर उनका बहुत अच्छा होता है,
स्किन का कलर थोड़ा साफ होता है उनका, आंखें थोड़ी तिरछी होती है, मंगोलियन होते हैं। और ये एक तरह से मंगोलियन डिसीज से जुड़ता हुआ ही, मंगोलॉइड जो लोग रहते हैं ना, कि जिनका मुंह बड़ा होता है, होंठ मोटे होते हैं और बाल बहुत ज़्यादा करली होते हैं, तो इसे मंगोलियन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, मतलब नपुंसक होते हैं, ना तो वो मेल होते हैं और ना ही वो फीमेल होते हैं, तो क्योंकि गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ है इसीलिए। तो ये इसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, का नाम है डाउन सिंड्रोम। दूसरा आता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम भी ऑटोसोमल जो गुणसूत्र होते हैं उनमें परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है। तो इसमें भी क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, तो 18वां जोड़ा जो होता है गुणसूत्र का, पहले कौन सा था, डाउन सिंड्रोम में 21वां जोड़ा था, और इसमें कौन सा होता है, 18वां जोड़ा जो होता है गुणसूत्र का, उसमें बदलाव होता है, जिसके कारण कि इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, और टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। तो उसके कारण भी क्या होता है, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो भी अलग दिखते हैं। ऐसे बच्चों में अगर देखें तो ये मंद बुद्धि होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। आपने मेंटली रिटार्डेड बच्चे देखे होंगे जिनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है पूरी बॉडी पर, सोचने समझने की क्षमता तो होती नहीं है, आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, किसी न किसी प्रकार का विकार उनके अंदर दिखता ही है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी हृदय गति अनियमित होती है। जनरली हमारा हृदय जो होता है वो 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, पर ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी हृदय गति नॉर्मल नहीं होती है, वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, जनरली ज़्यादा ही होती है। और बच्चों के कान जो होते हैं कम विकसित होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनका जबड़ा जो होता है वो छोटा होता है, होंठ कटे हुए भी हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक वो जीवित रहते हैं, इससे ज़्यादा उनका जीवन नहीं होता है। तो ये हो गया एडवर्ड सिंड्रोम। अब हम पढ़ते हैं लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण। ये तो संख्या में हम लिए संरचना में परिवर्तन के कारण। तो अगर लिंग गुणसूत्र जो होते हैं, लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं। अगर वो मेल होंगे तो उनमें क्या होगा, XY होगा। अगर फीमेल होंगे तो उनमें क्या होगा, उनमें डबल X होगा। तो इन गुणसूत्रों में अगर कोई चेंजेस आते हैं या इनमें कोई डिफेक्ट आता है, या ये बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, क्योंकि संख्या की बात कर रहे हैं हम, तो लिंग गुणसूत्र की संख्या में अगर परिवर्तन आता है, तो लिंग गुणसूत्र अगर मेल है तो XY है, तो मान लीजिए Y की नंबर बढ़ गई है, इसमें X की नंबर बढ़ गई, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। और डबल X है जैसे फीमेल में, तो इसमें भी X की नंबर अगर बढ़ गई, तो ऐसे अगर पर्सन होते हैं तो उनमें भी डिफेक्ट दिखते हैं। तो लिंग गुणसूत्र में हम संख्या के आधार पर देख रहे हैं, फिर हम संरचना के आधार पर देखेंगे। तो संख्या के आधार पर पहली जो डिसीज है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है, तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र की कमी होती है। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे इसमें केवल एक ही X गुणसूत्र होता है। जनरली अगर देखा जाए तो कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पर मैं समझा देती हूँ, ये हम पढ़ रहे हैं टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, जैसे 44 44 क्रोमोसोम्स तो जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर जो होते हैं, मतलब कि या तो X होता है या XY होता है। तो ऐसे जो चाइल्ड होते हैं उनमें क्या होता है, एक ही X क्रोमोसोम होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 45। मतलब कि यहाँ टोटल होना कितने चाहिए, डबल X होना चाहिए या फिर XY होना चाहिए। तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 46। पर यहाँ पर 44 तो ऑटोसोम्स तो होते हैं जो दैहिक संरचना का निर्माण करते हैं, पर X क्रोमोसोम की नंबर केवल एक ही होती है, 2 नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण गुणसूत्र की संख्या कैसी हो जाती है, 1 हो जाती है। X गुणसूत्र केवल एक ही होता है, तो टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। तो ऐसी जो मादाएं होती है, क्योंकि फीमेल है, X गुणसूत्र की बात चल रही है तो फीमेल है, तो ऐसी जो महिलाएं होती है उनमें एक तो कद छोटा होता है, जननांग अविकसित होते हैं, और अंडाशय जो होते हैं वो पिंडों के रूप में होते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो पूरी तरीके से उनका शारीरिक विकास नहीं होता है। तो ये थे टर्नर सिंड्रोम। और फिर आता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम।
तो जो क्लीनफिल्टर सिंड्रोम होता है तो उसमें ट्राइसोमी हो जाती है गुणसूत्र की। वो कैसे हो जाती है, जैसे कि 44 गुणसूत्र तो है ही, है ना, 44 तो जो होते हैं वो होते ही हैं, पर यहाँ पर क्या होता है x x y, मतलब कि गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 3 लिंग गुणसूत्र हो जाते हैं, 2 होना चाहिए, या तो XY हो या डबल X हो। फीमेल अगर होगी तो XX होगा और अगर मेल होंगे तो XY होगा। तो पर इसमें क्या होता है, गुणसूत्र की नंबर में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, जिसके कारण क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 44, 43, 46, 47। तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए, 47 हो गए। अब चूंकि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो गया है, गुणसूत्र ज्यादा हो गए हैं, तो ये ऐसे गुणसूत्र में जो होते हैं बच्चे, पहले तो ये कि क्रिमिनल थोड़ी सी उनकी एक्टिविटीज होती है, गुस्सैल बहुत ज्यादा होते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, मंद बुद्धि होते हैं, और सबसे पहले कि अपराधी प्रवृत्ति के ऐसे बच्चे होते हैं, इसलिए इसे क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। किसको, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम को, इसे क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो ये होता है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। फिर आता है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम में जनरली जो पुरुष होते हैं उनमें ये प्रभाव दिखता है। तो पुरुष जो होते हैं उनके जननांग विकसित नहीं होते हैं। तो ऐसे जो जेंट्स होते हैं एक्चुअली वो नपुंसक उन्हें कहा जाता है। अब आएगा चूंकि ट्राइसोमी वाला, ये वाला, ये क्लेनफिल्टर सिंड्रोम था। अब हम पढ़ेंगे ये वाला जिसको बोलते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम। सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था आपको, तो फिर से मैं बता देती हूँ इसको, है ना। क्लेनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, जो क्लेनफिल्टर सिंड्रोम्स होते हैं तो उनमें जनरली एक्स और डबल वाई होता है, सॉरी एक्स और डबल एक्स और वाई होता है। ये तो पता ही किया मैंने कि 44 क्रोमोसोम्स होते हैं और डबल एक्स वाई होते हैं, तो मंदबुद्धि ही होंगे ऐसे बच्चे भी। और फिर अब हम पढ़ रहे हैं एक्स डबल वाई, तो इसमें क्या होता है 44 होंगे और एक्स डबल वाई क्रोमोसोम होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अपराधी किस्म के होते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोलते हैं। गुणसूत्र की नंबर इसमें भी बढ़ जाएगी। अब आते हैं हम संरचना के आधार पर। तो गुणसूत्र की संरचना के आधार पर 2 डिसीजेस हैं, जिसको क्रेड्यूचेट बोलते हैं और दूसरी क्रॉनिकल ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो क्रेड्यूचेट जो डिसीज होती है, तो क्रेड्यूचेट कैसे होती है, संरचना में परिवर्तन के कारण होती है। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र के जो भुजाएं होती हैं वो टूट जाती है, छोटी वाली भुजा का एक भाग पृथक हो जाता है। तो इस कारण से जो बच्चे होते हैं उनकी जो ध्वनि होती है, मतलब आवाज जो होती है वो बिल्ली के बच्चे की तरह हो जाती है। क्रेड्यूचेट इसलिए ही बोला जाता है इसको क्योंकि बच्चों की केट क्राई सिंड्रोम भी इसे बोला जाता है। केट क्राई सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि केट की तरह, बिल्ली के बच्चे की तरह ऐसे बच्चों की आवाज होती है। और स्वर कोश जो होता है वो अविकसित होता है, क्योंकि 5वां गुणसूत्र जो होता है, अब जो गुणसूत्र है तो गुणसूत्र की भुजा, मान लीजिए ये गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र की भुजा अगर ये टूटी गई तो इतने लक्षण तो बच्चों में आएंगे ही नहीं ना। अगर गुणसूत्र की छोटी सी भी भुजा अगर टूट गई है तो उसके कारण क्या होगा, उतने जो गुण होंगे वो नहीं आएंगे बच्चों में। तो इस कारण से ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी आवाज बिल्ली के बच्चों के समान होती है। फिर आता है क्रॉनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया। इसमें जो होता है गुणसूत्र की 21वां गुणसूत्र होता है, उसकी लंबी वाली भुजा का एक भाग जो होता है वो टूट जाता है। तो ऐसे जो होते हैं व्यक्ति जो होते हैं उनमें श्वेत रुधिराणु की संख्या अत्यधिक हो जाती है और लाल रुधिराणु की संख्या कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम ल्यूकीमिया। क्रॉनिकल ग्रेनुलोसाइटिस में क्या होता है, जैसे गुणसूत्र की जो बड़ी भुजा होती है, गुणसूत्र में इतनी भुजा टूटकर क्या हो गई, अलग हो गई। तो इसके कारण क्या होगा, इतने जो गुण होंगे वो नहीं आएंगे किसी भी बच्चे में। तो अगर नहीं आते हैं तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें WBC का फॉर्मेशन नहीं होता है। WBC आप समझते होंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, और श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और रेड ब्लड सेल्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो जिसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। तो ये डिसीज आपकी सब हो गई है और ऑलमोस्ट ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका 6th चैप्टर। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है।